नमस्कार। राजेश रेड्डी साहब का एक शेर याद आ रहा है, मशहूर शेर है ये कि नई लाशें बिछाने के लिए गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। करीब 325 साल के बाद औरंगज़ेब, जिसकी कब्र हिंदुस्तान में बनी हुई है संभाजी नगर में, उसको ज़िंदा कर दिया गया है। और ये औरंगज़ेब को ज़िंदा कर कर गड़े मुर्दे उखाड़ कर क्या हासिल किया जा रहा है, ये आप समझ रहे होंगे। नहीं समझ रहे होंगे तो मैं कुछ बातें आपको बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले आज के अखबार की हेडलाइन देखिए। ये अमर उजाला मेरे हाथ में है, औरंगज़ेब की घटना का जिक्र है। ये नागपुर हिंसा की घटना। ये दैनिक भास्कर है। दैनिक भास्कर में यहाँ पर नागपुर में जो हिंसा हुई उसका जिक्र किया गया है। ये इंडियन एक्सप्रेस है, उसमें भी शुरुआत में, ये सब पहला पन्ना है, इसमें भी नागपुर की हिंसा का जिक्र किया गया है। क्यों है ये अचानक नहीं हुआ है। बीते कुछ हफ्तों से, खासकर 2 या 3 हफ्तों से ये माहौल बनाया जा रहा था कि इस देश में औरंगज़ेब की कब्र क्यों है। औरंगज़ेब तो सबसे बड़ा क्रूर शासक था, औरंगज़ेब की निशानियां मिटा देनी चाहिए। ये माहौल एक दिन में नागपुर में खराब नहीं हुआ है। ये माहौल बीते कुछ हफ्तों से बन रहा था, जिसके बाद कल कहा गया दक्षिणपंथी संगठनों के द्वारा कि वो महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट करेंगे, मांग करेंगे सरकार से कि वो आश्वासन दे कि 1 महीने के भीतर औरंगज़ेब की कब्र को संभाजी नगर से हटा दिया जाएगा। और उसी प्रदर्शन के दौरान उन्होंने औरंगज़ेब की कुछ तस्वीरें जलाई, कुछ और चीज़ें भी जलती हुई दिखाई दी कथित तौर पर, जिसको लेकर विवाद हुआ खासकर नागपुर शहर में। फिर नागपुर शहर में शाम की इफ्तारी के बाद जब अल्पसंख्यक समुदाय के लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने उन दिन की तस्वीरों को देखा जो कुछ जलाया गया था, जिसमें कहा गया कि कुछ एक पवित्र किताब की निशानियां भी थी। उसके बाद हिंसा भड़की, खासकर उस इलाके में, उस महल इलाके में नागपुर में, जहां पर आरएसएस का मुख्यालय है, जो कि ओल्ड नागपुर का इलाका है, जहां पर एक तबका आरएसएस के मुख्यालय का एक इलाका, तो दूसरा तबके में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बहुतायत में रहते हैं। उस इलाके में माहौल बिगड़ा और फिर ये माहौल नागपुर में 2 और 3 चौराहों पे, 2 और 3 मोहल्लों में और फैल गया, और जिसके बाद ये घटना घट गई। तो ये अचानक हुआ बवाल, दंगा, हिंसा, फसाद नहीं था। मुझे लगता है ये वेल प्लान्ड था। कई दिनों से इसकी प्लानिंग की गई, इस तरह की चीज़ें समाज में घोली गई, प्रसारित की गई कि ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त में जब सारी दुनिया आगे की ओर देख रही है। हम 300 साढ़े 300 साल पीछे देख रहे हैं। हमको औरंगज़ेब की कब्र पर फोकस है, और यहाँ पर 9 महीने के बाद अमेरिका सुनीता विलियम्स को स्पेस से वापस लेकर आने की सफल कवायद कर रहा है। हम उस दौर की बात कर रहे हैं। 9 महीने कोई अंतरिक्ष यात्री फंस जाए, उसको लाने के लिए कितने प्रयास किए गए, अंततः सफल होता हुआ यह प्रयास नासा का दिखाई देता है। तो दुनिया आगे जा रही है, हम पीछे जा रहे हैं। ये ऐसी तमाम हमारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, इतिहास है हमारे देश का, कि यहाँ पर मुगलों ने शासन किया, कई सालों तक किया। मुगलों की बनाई हुई कई सारी चीज़ें हैं। उस वक्त में पृथ्वीराज रोड भी अगर दिल्ली में दिखाई देती है तो अकबर रोड भी है, अगर तुगलक लेन भी है तो यहाँ पर महात्मा गांधी के नाम पर सड़क भी है। मैं ये कह रहा हूँ कि दरअसल जब इतिहास में उस काल में जो घटना घटित हो रही होती है, उसके आसपास को समझकर चीज़ें रखी जाती हैं। उन निशानियों को हटाने मिटाने से क्या हम अपने देश को विकसित रास्ते पे विकसित राष्ट्र की गिनती में ला सकते हैं? सोचिएगा ज़रूर। और जिस महाराष्ट्र में जिस औरंगज़ेब की कब्र को लेकर विवाद चल रहा है, जो कि ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा संरक्षित स्मारक है, उनसे पूछना चाहते हैं, उनको बताना चाहिए। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बीजेपी सरकार के कल्चरल और टूरिज्म मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। ऐसे में दिक्कत क्या है? सब मिलके एक हो जाइए, एक यहाँ से नियम बनाइए, वहाँ भेज दीजिए, और औरंगज़ेब की कब्र क्या, हिंदुस्तान में तमाम जगहों से चीज़ों को हटा दीजिए। और ये काम तो आप बीते 10 सालों में कर सकते थे। या अगर महाराष्ट्र की बात करूँ तो 95-96 से लेकर 2025-26 तक, इन 30 सालों में अधिकतर वक्त तक वहाँ पर बीजेपी का शासन रहा। ये बात पहले क्यों नहीं याद आई? हटा देना चाहिए था, इस विवाद को जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए।
पहले औरंगजेब की उस जगह को हटा दीजिए, फिर दिल्ली आइएगा, लाल किला हटा दीजिएगा, फिर कुतुब मीनार गिरा दीजिएगा, फिर अंग्रेज़ों की जो निशानियां हैं कनॉट प्लेस तोड़ दीजिएगा, विक्टोरिया टर्मिनस तोड़ दीजिएगा, इंडिया गेट तोड़ दीजिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया को उड़ा दीजिएगा। क्या हम कहाँ जा रहे हैं? इन इतिहास की निशानियों को मिटाकर हम क्या हासिल कर लेंगे? क्या इससे विकास और प्रगति के रास्ते पर देश आगे बढ़ जाएगा? हिंदुस्तान की खासियत है, पूरी दुनिया में ये हिंदुस्तान की खासियत है कि यहाँ पे हर मज़हब के लोग बराबरी के अधिकार के साथ रहते हैं। यहाँ पे सरकार कोई नीति बनाती है, चाहे किसी की भी सरकार हो, वो हर एक के लिए उसमें बराबरी का नियम कायदे होते हैं। ऐसा नहीं कि एक समुदाय को फ़ायदा मिलेगा दूसरे को नहीं मिलेगा। तो जब सब लोग साथ मिलकर रह सकते हैं, बीते 75 सालों में पूरा देश साथ मिलकर चल सकता है, पूरे देश के तमाम अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को हिंदुस्तान की सत्ता में, हिंदुस्तान की हुज़ हू की जो बॉडीज़ होती हैं उसमें जगह मिलती रही, चाहे वो केंद्र सरकार की बातें करें, चाहे राष्ट्रपति पद की बात करें, चाहे स्पीकर पद की बात करें, चाहे प्रधानमंत्री के पद की बात करें, इन तमाम जगहों पर ऐसे लोग रहे जो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। हमको नहीं भूलना चाहिए। और यही तो हिंदुस्तान की खासियत है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर तरह के व्यक्ति यहाँ रहते हैं। तोड़ा फोड़ी, गिरा देना, मार देना, दंगा कर देना। मैं नागपुर के लोगों से अपील करता हूं कि कृपया किसी भी तरह के व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के मैसेज के चक्कर में ना पड़ें। आधी चीज़ें गलत सलत फैलाई जाती हैं। कुछ भी आपको गलत सलत मिले, अपनी लोकल अथॉरिटीज़ को, पुलिस को, प्रशासन को इन्फॉर्म करें कि इस तरह का मैसेज आपके पास आया है। कोई भी व्यक्ति कानून को हाथ में ना ले, जल्द से जल्द स्थितियों को ठीक किया जाए। मैं नागपुर से एक बार फिर बता दूं, नागपुर वो शहर है जो कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का शहर है। नागपुर वो शहर है जहां पर हिंदू मुस्लिम दंगे कभी नहीं हुए इतने सालों में। आज क्यों हो रहे हैं? ये नौबत क्यों आ गई है? नागपुर वो शहर है जो आरएसएस का मुख्यालय है। और तो और नागपुर वो शहर है जहां पर अगले 10-12 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी का दौरा होने वाला है। इन सब के बीच में तमाम चीज़ों का घटना वाकई में चिंता में डालता है कि दरअसल हम एक कदम आगे बढ़ते हैं तो क्या हम 4 कदम पीछे की ओर तो नहीं जा रहे हैं।